नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम एक बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम बिजली और चुंबकत्व के बीच के उस अद्भुत टू वे रास्ते को समझेंगे जिसने हमारी पूरी आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले चुंबक और उसके चुंबकीय क्षेत्र को समझेंगे, फिर ऑर्स्टेड का वो ऐतिहासिक प्रयोग देखेंगे, उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम, बल और दिशा के नियम, और आखिर में फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां चुंबक से असल में बिजली पैदा करना सीखा जाएगा। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र। भौतिक विज्ञान के भारी भरकम गणित और समीकरणों में उलझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि बुनियादी बातें एकदम स्पष्ट हों। असल में चुंबक है क्या? हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार ये बहुत ही सिंपल है। ये वो चीज़ है जो लोहे जैसी धातुओं को अपनी तरफ खींचती है और दिशा बताने का काम करती है। अगर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता से धागे पर लटका दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगी। और जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की बात है, ये किसी चुंबक के चारों ओर का वो इलाका है जहां तक किसी दूसरी सुई द्वारा उसके बल या फोर्स को महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये बेहद खूबसूरत सा पैटर्न। देखिए कैसे ये अदृश्य रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और एक परफेक्ट कर्व बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिल जाती हैं। ये दृश्य असल में चुंबकीय बल के बहने का रास्ता दिखाता है। इन लाइंस की 4 बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। पहला, ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स यानी बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा और सबसे अहम, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा, जहां ये लाइंस पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फोर्स बहुत तगड़ा होता है। और चौथा, जैसे जैसे ये रेखाएं दूर होती जाती हैं फोर्स उतना ही कमजोर पड़ने लगता है। और यहीं से हमारी वैज्ञानिक कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। चलते हैं भाग 2 की तरफ, ओर्स्टेड का प्रयोग। ये विज्ञान के इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा एक पल के लिए इस रहस्यमयी सवाल पर गौर किया जाए, क्या बहती हुई बिजली से चुंबकत्व पैदा किया जा सकता है? सदियों तक वैज्ञानिकों को लगता था कि बिजली और चुंबकत्व 2 बिल्कुल अलग अलग ताकतें हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये सवाल इशारा करता है कि फिजिक्स के नियम अंदर ही अंदर कितने गहराई से जुड़े हो सकते हैं। यही एंट्री होती है ओर्स्टेड की। इस प्रयोग में एक तार AB को बैटरी से जोड़ा गया है और उसके पास एक कंपास रखा है। जैसे ही स्विच ऑन किया और करंट बहा, कंपास की सुई तुरंत अपनी जगह से हिल गई। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात, जैसे ही करंट की दिशा को उल्टा किया, सुई के हिलने की दिशा भी बिल्कुल उल्टी हो गई, एकदम जादू की तरह। इसने साफ कर दिया कि बहता हुआ करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाता है। अब फील्ड बन तो गया, पर वैज्ञानिक समुदाय के सामने अगली चुनौती इसे गणित के हिसाब से नापने की थी। इसके लिए 1820 में फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों ने कदम बढ़ाया। तो ये है हमारा भाग 3, बायो सेवर्ट का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नियम कैसे काम करता है। उन्होंने बताया कि तार के एक छोटे से टुकड़े, जिसे डेल्टा एल कहते हैं, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो 4 बातों पर टिका है। पहला, वो बहने वाले करंट I के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, तार के उस छोटे से हिस्से की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन सभी चारों कारकों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें ये फाइनल और बहुत ही जरूरी फॉर्मूला मिलता है। यहाँ जो μ0 है वो निर्वात की चुंबकीयता का कांस्टेंट है। हमें यहाँ गहरे मैथ्स में बिल्कुल नहीं उलझना है, बस इतना समझना है कि ये समीकरण उस इनविजिबल फोर्स की ताकत को सटीकता से मापने का एकदम सॉलिड तरीका है। गणित के हिसाब से ताकत तो नाप ली, लेकिन ये फोर्स असल दुनिया में किस दिशा में काम करता है, चालकों पर इसका क्या असर पड़ता है? भाग 4 में इसी बात पर फोकस किया जाएगा, बल और दिशा के नियम। इन नियमों की गहराई में जाने से पहले यहाँ 2 बहुत ही खास हाथों के नियमों के बीच का बुनियादी फर्क समझना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ का नियम ये तय करता है कि किसी तार पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, जबकि राइट हैंड यानी दाएं हाथ का नियम ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट किस दिशा में पैदा होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही सिंपल है। अगर बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली
और बीच वाली उंगली को ऐसे फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, तो बीच की उंगली करंट की दिशा बताएंगी, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगी और तब अंगूठा उस फोर्स की दिशा बताएगा जो तार पर लग रहा है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे काम करता है। अगर कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसमें करंट किस तरफ बहेगा। दाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को वैसे ही फैलाएं, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा मोशन यानी गति की दिशा, और तब बीच वाली उंगली हमें इंड्यूस्ड करंट की एकदम सही दिशा बता देगी। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के ग्रैंड फिनाले पर, भाग 5, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद है ऑर्स्टेड ने क्या दिखाया था कि बिजली से चुंबकत्व पैदा होता है। फैराडे ने इसे पूरी तरह से पलट दिया और साबित किया कि ये रास्ता असल में दोनों तरफ जाता है। फैराडे ने 2 बहुत ही कमाल के नियम दिए। पहला, जब भी किसी सर्किट से जुड़े मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होता है तो वहां एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड असल में बिजली पैदा करता है। और दूसरा है लेंज का नियम, जो कहता है कि पैदा हुए इस करंट की दिशा हमेशा ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिसने इसे पैदा किया है, बिल्कुल उल्टी दिशा में। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है ये फाइनल पावरफुल फॉर्मूला। ये पूरी घटना को एक साथ समेट लेता है। E बराबर है -n गुणा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यहाँ जो ये माइनस साइन है ना, ये एकदम परफेक्ट तरीके से लेंस के उसी विरोध वाले नियम को दिखाता है। सच मानिए, दुनिया भर के पावर प्लांट्स में आज इसी सिद्धांत पर हमारी और आपकी बिजली बन रही है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर बिजली से चुंबकत्व बन सकता है और उसी चुंबकत्व से वापस बिजली बन सकती है, तो क्या इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी और भी कोई ताकतें हैं जो चुपचाप एक ही सिक्के के 2 पहलू बनी हुई हैं? ये एक ऐसा विचार है जो फिजिक्स की पूरी दुनिया को और भी रहस्यमयी बना देता है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान में हर जवाब के बाद एक नया रोमांचक सवाल जन्म लेता है।